इक्वालिटी इसकी फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू एक्स वाई प्राइम प्लस एफ वाई, ये होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, रिकार्टी इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन भी ये होता है कि अगर आप y प्राइम को c का लें तो उसका सॉल्यूशन निकला। if y prime is equal to c, y is equal to cx plus f of c, b is the required solution of 1 is 2 कहते हैं, 1 इसे कहते हैं, 2 इसे कहते हैं, इसको c कहते हैं, ये सॉल्यूशन ऑफ। इसमें सिंपल ये होता है y प्राइम की जगह कांस्टेंट y प्राइम को कांस्टेंट में बदल दें तो ये सॉल्यूशन निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स वाई प्राइम प्लस 1/2 y प्राइम का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे ये समझिए कि y मतलब x के साथ पहला डेरिवेटिव होता है और यहाँ जो है ना ये जो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन होता है, जो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन होता है और x का y ये होती है रिकॉर्ड। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? सिंपल पुट y प्राइम इज इक्वल टू c, तो v आ जाएगा y इज इक्वल टू cx प्लस 1/2, ये सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इन बहुत आसान तरीका है सॉल्यूशन निकालने का। जब y प्राइम होता है उसको c बदल दे वो इसका जवाब बन जाता है। अब कितनी आसान बात है, लेकिन अगर पूछे रिकॉर्ड इक्वेशन क्या है सिर्फ आप क्या बता दो, उस बाल कैसे करेंगे मैंने पता नहीं होता। सिंपल जहां जहां उसका डेरिवेटिव होता है उसको c करते हैं उसका जवाब निकलता है फॉर। तो ये है आपकी रिकॉर्ड इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए। यहां आपका y होता है, x के साथ y डैश होता है और यहां कोई भी होगा फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे होती है कलैरिटी। अब ये आपने घर जाके गूगल करना है, अपने नोट्स करने हैं फर्स्ट लीनियर डिफरेंशिएशन पर जाके, ठीक है। तीसरे नंबर पे है जी कलैरिटी। थर्ड जो है वो है कलैरिटी। ये मॉडल के साथ मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। ये कलैरिटी की है, इसको अच्छी कीजिए। कलैरिटी ये है रिकॉर्ड इक्वेशन वो क्लैरिटी इसकी बदला ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy by dx p of x q of x by r of x by स्क्वायर, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y is equal to y1 plus u। ये इसका सॉल्यूशन होता है। यह सवाल का होता है कि y1 क्या है और u क्या है। अगर यहाँ पे y1 और u आ जाए सॉल्यूशन को हो जाए। तो फॉर y1 जो है वो इसके सॉल्यूशन का नाम y1 है। सॉल्यूशन ऑफ dy by dx is equal to p of x is called y1। ये इतने हिस्से को हल करें, ये सबसे बड़ा है, इतने हिस्से को हल
और जो जवाब मिले वो y बना, यानी ये है रिकार्डी इक्वेशन। ठीक है, पहले पहचान के सुनिए, पेयर फंक्शन x है, फिर y के साथ है, फिर उसके बाद जो है उसके y स्क्वायर के साथ, यानी या y है या y स्क्वायर या y है ही कोई, y के 0 से y 0 y 1 फिर y 2, असल के साथ क्या है फंक्शन ऑफ x। ये है रिकार्डी इक्वेशन। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y1 + u। सवाल पैदा होगा ये y1 क्या है, अगर मुझे y1 मिल जाए मुझे u मिल जाए तो मेरा मसला हल हो जाएगा। y1 क्या है, इतना ऐसा उठा लें उसको हल करें, जो जवाब आएगा वो y1। और u के लिए आप देखिए इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा फॉर u1 फॉर u कंसीडर ये du/d इक्वेशन है, du/dx minus q 2y1 r u is equal to r u square। ये है u के मिसाल के तौर पे मैं आप कराता लेकिन मैं आपको लिख दे देता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास क्वेश्चन मेरे पास एग्जांपल है dy/dx is equal to 2 - 2xy + y²। सवाल ये आमतौर पे ये जो चीजें जो फर्स्ट ऑर्डर ये सारी की सारी आपके एलिमेंट्री डिफरेंशियल क्वेश्चन में आती है, लेकिन वहां खाली बर्नौली कराते हैं, बाकी को हाथ नहीं लगाते। इसलिए मैं ये दोनों को बाकी भी आपको बता दूं सोल्यूशन कैसे करना है। बर्नौली तो आपने अच्छी तरह हल करना सीखा होगा, ठीक है। अब क्लैरिनेट में क्या होता है, क्लैरिनेट इक्वेशन क्या होती है कि उसमें y डैश की जगह पहले डेरिवेटिव को किसमें बदल दें, c में जवाब आ जाएगा। अब इसमें क्या है, ये है रिकार्डी इक्वेशन, यानी मान यहां y की पावर 0 y की पावर 1 y की पावर 2 यानी 0 1 2 और फंक्शन x में p q r तरतीब के साथ है। इसका जो जवाब होता है वो y1 और u होता है। सवाल y1 क्या है, y1 क्या है, u क्या है, अगर मुझे मिल जाए जवाब होगा y1 क्या है, इस हिस्से का जो जवाब होगा वो y1। बस अब इक्वेशन ये है, यहां देखिए y नहीं है 0 है, यहां y है, यहां y स्क्वायर है। यस सर। आप देखिए t q r कौन है, यहां कौन है, t कौन है, 2 क्यों कौन है, 2s माइनस r कौन है, 1। अब मुझे चाहिए y1, तो y1 क्या होगा, dy/dx is equal to 2। अब इसको इंटीग्रेट करने क्या है, y का है 2x, ये होगा y1, ये y1 ये होगा, बल्कि आप इसको y1 नहीं करना, y1 is equal to dx, यानी आप pfx होगा तो उसको y1 रखें, मान लीजिए आपने लिखा वो उसका जवाब, ये आपको y1 आ गया। समझ आ गई बात है? यस सर। अब रहेगा मसला किसका, u का। u के लिए u है, यहाँ ये u है, u के लिए आप इस इक्वेशन को लेके इनमें की वैल्यू रखें तो ये बर्नौली इक्वेशन बन जाएगी, और बर्नौली को आपने हल करना सीखा होगा। फॉर u du/dx minus q plus 2y1 r u is equal to r u square du/dx minus, अब क्यों क्या है, minus 2x है, 2y1 और r क्या है, इस वैल्यू डालो, 2y1 2x निकला, r इसमें 1 है, u is equal to r1 है u square du/dx ये आ जाएगा minus 2x u is equal to u square। और ये कौन सी क्वेश्चन है, बर्नौली क्वेश्चन है। बर्नौली क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहां मान लाते हैं, ये बनेगा 1 को u square 1 को u को z मान लेते हैं,
तो डी यू वो जेड बन जाते हैं। अब ये बर्नौली, दिस इज कॉल्ड बर्नौली, दिस इज बर्नौली इक्वेशन। तो भाई 3 इक्वेशन फिर से निकाल के देखिए जरा। फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर, अगर कोई पूछे आपसे स्कूल में टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशन, हाउ मेनी टाइप्स? 3. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन? 3 types. First order non-linear equation has 3 types. Number 1, Bernoulli type. number 2, Clairaut equation. Number 3, Ricardo. अब नंबर 1 आता है बर्नौली। कौन सी बर्नौली फॉर्म की एक्सपेंडेड फॉर्म? देखिए dy by dx plus pfx y is equal to qfx y n। ये जुबान याद होनी चाहिए। ये है बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन जो है उसमें अगर n की जगह 0 रखें या n की जगह 1 रखें तो वो लीनियर ओडीई बन जाती है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडीई। क्या बन जाती है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडीई। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडीई को हल करने का तरीका क्या है, बर्नौली को हल करने का तरीका क्या है? ये तो कौन सी क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग कैसे हल करते हैं? ये देखो y11 जो जवाब आएगा y1, फिर इस क्वेश्चन को याद करके इसमें वैल्यू डालने y क्या बनेगा? बर्नौली वाला का यहां से u आ जाएगा, y आ जाएगा, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन क्या है? y = y1 + u। याद सब u मिलेगा। रिकॉर्डिंग इक्वेशन कैसे निकालेंगे? क्लैरिनेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? जहां y प्राइम होगा वहां c। तो अब ये अगर आप कहते हैं तो मैं करा देता हूं कि लीनियर को कैसे हल करते हैं, बर्नौली को कैसे हल करते हैं। बर्नौली को पहले लीनियर बनाते हैं, लीनियर बना के फिर हल करते हैं। अच्छा जी, लीनियर इक्वेशन के लिए लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं pfx को, Yes sir. फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरफ टोटल डेरिवेटिव बन चुका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेट कर देते हैं और वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मसलन लिख लेते हैं क्या ताकि आप दोनों आइडिया बना दीजिए। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडीई, जल्दी से करा देता हूं ताकि दोनों में आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडीई, an equation of the form dy by dx plus p of xy is equal to q of x is called first order linear ODE in terms of y. First order linear ODE in terms of y. ये टर्म है, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। हेडिंग बनाए मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ODE, मेथड फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर ODE। Method for solving first order ODE. Step 1. Step 1. Write the coefficient of dy by dx
write the coefficient of dy by dx unity dy by dx के coefficient को 1 बनाना है. Step 2 identify p of x. Identify p of x. Step 3 calculate integrating factor by e raised to power p of x dx. Calculate integrating factor e raised to power p of x dx. ये कौन सा स्टेप हुआ? 3. आपने यूनिटी के स्टेप पर बनाया फर्स्ट 1. नेक्स्ट स्टेप देखिए कौन सा स्टेप है? 4. मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर with the equation obtained in step 1. Multiply integrating factor with the equation obtained in step 1. अगला step देखिए. Now you will see that the left hand side would be. Now you will observe that the left hand side would be the product of derivative of integrating factor and dependent variable. ये आपको पता है because step 6 देखिए. Now integrating both sides to get the final solution, general solution. Now integrating both sides to obtain the final solution. किसी को पढ़ लीजिए. मैं x dy by dx plus 3y is equal to 6x cubed. आपने पहले पढ़ा है कि एक बार जैसे से बहुत बुरा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर. अब ये लीनियर है. क्यों लीनियर है? देखिए y और y के डेरिवेटिव की पावर न 1 से बड़ी न 1 से छोटी और डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट में x. तो ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इससे 1 बनाना. लिखिए स्टेप ये गिवन है. वो जो कुछ मैंने आपको लिखा है ना अल्फाज की सूरत में वो पूरा प्रोसीजर लिखा दिया मैंने आपको. हल कैसे करना है? स्टेप 1 पढ़ेगा क्या लिखा है? मेक या राइट द कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx. dy by dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है. कैसे बनाना है? डिवाइडिंग बाय x. dy by dx 3 of x y 6x cubed. पहला स्टेप.
बिल्कुल करेक्ट, पहला स्टेप वन बन गया, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या है? Identify Px. कौन है pfx? 3 by x. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? dy by dx plus pfx y is equal to q of x. 3 by x. p of x is equal to identify px. Identify. Step 3. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, if is equal to e raised to power p of x dx, इस फार्मूले से निकालना है। Yes. ये बन जाएगा e raised to power 3 by x dx, e raised to power 3 को बाहर निकाल दिए 1 by x dx, ये बनेगी e की पावर 3 log of x। ये बन जाएगा, इसको u x में करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर log of x की पावर 3, जिसे कहते हैं e x p of log of x की पावर 3। ये इस तरह भी लिखा जाता है e x p। ये जो log का एंटी log होता है वो ब्रिज log होता है, वो मैट्रिक वाला log होता है, वो log होता है। ये सुनिए कान में log इसका होता है एंटी लॉग, LOG एंटी लॉग, इसका बेस 10 होता है। वो जो मैट्रिक में पीछे टेबल भी होता है लॉग एंटी लॉग। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इसे कहते हैं ब्रिज लॉग, ब्रिज मल्टीप्लिकेशन, इसका बेस 10 होता है। ब्रिज मल्टीप्लिकेशन, BRITG, ब्रिज मल्टीप्लिकेशन। जो FSC से ऑनवर्ड होता है वो LN होता है, LN नेचुरल लॉ, जिसका बेस E होता है, जिसका बेस E होता है। याद रखिए कि ये जो ln x है इसका डेरिवेटिव 1 over x होता है, log log x का डेरिवेटिव 1 over x नहीं होता, ln का डेरिवेटिव 1 over ln नेचुरल लॉ, इसका नाम है नेपियर लॉ, नेपियर मल्टीप्लिकेशन। ये ब्रिज लॉ, ब्रिज मल्टीप्लिकेशन, ये नेपियर लॉ, नेचुरल लॉ, नेपियर। बच्चों नेपियर नेपियर होती है, बच्चे बनते हो याद है, नेपियर लॉ, नेपियर लॉ, नेचुरल लॉ। और गोरा क्या था इसे लेने लेते हैं, आप ये बात चले जाओ लेने लेते हैं, आप याद कर रहे हैं क्या लेने लेते हैं, वो नेचुरली पढ़ क्या कहते हैं, लिनेक्स, लिनेक्स नेचुरल, इसको पढ़ते हैं। तो अगर कभी LOG हो तो ना डिफरेंशिएशन हो सकती है ना इंटीग्रेशन हो सकती है, पहले उसको LN में बदलेंगे फिर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब भी आप टेकिंग लॉ बोथ साइड कहते हैं ना तो आप LN याद LN लेते हैं, LOG भी लेते हैं। वैसे वो जो लॉग है उसको बड़े L के साथ लिखते हैं, और ये LN इसको किताब में छोटे L के साथ लिखते हैं। असूली तो फर्क रखने के लिए कौन सा लॉग है, या तो LN इस्तेमाल करें, छोटी क्लास में LOG होता है, L बड़ा होता है। अगर ये जो L होता है तो आमतौर पर ये होता है कि नेचुरल लॉग, हम इसको मिक्स ना करते कि ये छोटा LOG कहीं वो मैट्रिक वाला ना हो, तो इस वजह से उन्होंने LN अलग कर दिया, LN। तो आप इसे अवॉइड करें, जब भी नेचुरल लिखना हो LN, और जब ब्रिज लिखना हो LOG, चाहे छोटे L करें चाहे बड़ा L करें। तो log x का डेरिवेटिव 1 over x होता है, किस log का 1 over x होता है, और अगर LOG होगा तो बदलेंगे, समझे? Yes. अच्छा, वो जो ब्रिज लॉग है उसका एंटी लॉग होता है, ये जो ln वाला होता है ना इसका इनवर्स फंक्शन जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ext, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होता है। जैसे sin x का sin इनवर्स x होता है, cos का cos इनवर्स होता है। अगर आपको कोई गुरु पूछे कि नेचुरल लॉग का इनवर्स फंक्शन कौन है
EXP एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे को काटेगा, जैसे log into log को काटता है, EXP अलग को काटेगा, सिर्फ XT बच जाएगा। ये आगे इंटीग्रेटिंग पढ़े। पहला स्टेप क्या था? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ dy dx to dt, then identify p of x, then calculate the integrating factor, then multiply with equation. now multiply integrating factor with the equation obtained in step 1. अगला step 4, x to the power 3 dy by dx, 3x square y is equal to 6x to the power 5, ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई कहता है आप देखना होगा क्या, ये डेरिवेटिव बन चुका होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और ये पूरी साइड द लेफ्ट साइड would be the derivative of product of integrating factor and dependent variable, first derivative of second, second derivative of first, ये सारे सारा टाइप हो गया, first derivative of second, second derivative of first. So you will observe that the left side would be the derivative of product of integrating factor and dependent variable, ये उसको आप कॉम्प्लिकेट कर स्टेप पहले इंटीग्रेटिंग, इधर इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, इधर करेंगे 6x की पावर 6 by 6 plus c, ये कैंसिल हो जाएगा, और x की पावर 3 y is equal to x की पावर 6 plus c, यहाँ से y आपके पास आ जाएगा x की पावर 3 plus c by x3. Final solution, integrating both sides. ये प्रोसीजर है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ODE को हल करने की। नहीं क्लास में कुछ नहीं, पहले आपने की होगी वैसे। Yes. फर्स्ट ऑर्डर लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म प्रोसीजर क्या है? How to solve first order linear? हमें वो पूरे स्टेप याद है, ये करते ये फर्स्ट सॉल्यूशन याद है, what we do to find the final solution. अच्छा, अब मैंने ये कहा था ये है, फिर लिखिए जरा, जब हम ये कहते हैं, सुनिए, dy by dx, अगर मुझे कुछ है p of x y, क्यों? जरा सुनिए, इसे कहते हैं लीनियर इन y, ये जो यहां होता है इसका फंक्शन इधर उधर और इसे होता है। अगर मैं आपके सामने ये लिखूं dz by d थीटा, तो यह कौन? p of थीटा, Theta z. z क्यों हुआ? इसे कहते हैं लीनियर इन z, इसे कहते हैं लीनियर इन z, वो लीनियर इन y। मुझे बताएं ये क्या हुआ? du by dv, क्या बताऊं मैं? खास तरह बनाना चाहता हूं, कैसे बनेगी? p of v u क्यों हुआ? v, ये क्या है? लीनियर इन, हाँ ये है लीनियर इन u, लीनियर इन y, लीनियर इन z, लीनियर इन u। अच्छा, अब मैंने हल करना सिखा दिया, लीनियर को हल करना सिखा दिया, फिर से पढ़ते हैं। अब जो बर्नौली होती है, बर्नौली को कैसे हल करते हैं? बर्नौली को पहले लीनियर फिर हल करते हैं। अब आपके सामने मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, नेक्स्ट देखें
एडिंग बनाएगी। डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ये आपने लिखी और इससे मैं आपको तो करवा क्वेश्चन है dy by dx plus y x by q। बस ये सवाल था। क्या ये लीनियर रही? क्या ये लीनियर है नॉन लीनियर? कहाँ था नॉन लीनियर? लीनियर में क्या कहा था? y और उसके जितने भी डेरिवेटिव है उसकी पावर नंबर से बड़ी नंबर से छोटी होती है। तो यहाँ क्या है? y की पावर क्या है? तो लीनियर नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर की तीन किस्में हैं, बर्नौली है, रिकार्टी है, पचास में से कौन सा? तीन आपके सामने। एक है इसमें ये होता है कि एक स्क्वायर फंक्शन x होता है जिस y को 0 के साथ x होता है, फिर y होता है, फिर y स्क्वायर होता है। बर्नौली या ये बर्नौली। और बर्नौली क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? आप देखिए 1/q dy by dt लिख दें बर्नौली क्वेश्चन। बर्नौली क्वेश्चन ये बर्नौली। सबसे पहले हमने क्या करना है? इस y क्यूब को डिवाइड किया तो 1/y स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू x। अब इसको लीनियर बनाना है। लेट इसमें क्या करें? जो p ऑफ x इसमें 1 है, p ऑफ x तो इसमें 1 है, इसके कोएफिशिएंट को z मानते हैं। लिखें टू मेक इट लीनियर, इसे लीनियर बनाने के लिए टू मेक इट लीनियर putting the coefficient of p of x is equal to z। to make it linear बनाने के लिए हमेशा क्या करेंगे? putting the coefficient of px is equal to z। यहाँ px कौन है? 1 है ना? so that का z is equal to 1/y। इसको z मानेंगे तो dz by dx का dz by dx का minus 2/y cube dy by dx डेरिवेटिव। ये बात समझे? अब ये -2 के तरह -1/2 dz by dx is equal to 1/y cube dy by dx। इसे कहते हैं जनाब 1, इसे कहते हैं 2, इसे कहते हैं 3। Put 2 and 3 in 1. Put 2 and 3 in 1. ये पूरे का पूरा बनेगा 1/2 dz by dx माइनस के साथ और प्लस ये बन जाएगा z इज इक्वल टू x -2 से मल्टीप्लाई कर दें dz by dx minus 2z is equal to minus 2x। लीनियर इन Z। अब ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, इन Z आ गई, फर्क नहीं पड़ता। ये सब्स्टिट्यूशन जो है px का कोएफिशिएंट को z मान तो बर्नौली लीनियर मान। अब लीनियर बन गई, अब लीनियर कैसे हल करेंगे? मेक द कोएफिशिएंट यूनिटी है आइडेंटिफाई p of x minus 2 p की पावर minus 2x इंटीग्रेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब लीनियर हल करने का तरीका सीखो। ये बर्नौली को हल करने का तरीका ये कि आप उसे पहले क्या बनाएंगे? उसे लीनियर बना दो। ये समझे बात? यस। अब आगे कैसे हल करेंगे?
Step. जैसे अभी आपने Yes. 4-5 स्टेप किए, पहले स्टेप में कोफिशिएंट 1 बनाना, px को आइडेंटिफाई करें, इंडिकेटिव फैक्टर निकाल के इंडिकेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखेंगे लेफ्ट साइड डेरिवेटिव बन चुकी होगी, इंटीग्रेट कर लीजिए, वहां से आपको z मिल जाएगा, तो z आ जाएगा, तो ये तो भाई हमने अभी तक जो बात की है वो ये की है, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने आपके सामने दो चीजें दी। एक तो मैंने आपके सामने वो चार्ट, सबसे पहले आप क्या देखें, सेपरेबल या सेपरेबल कौन सी होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन साइड And a डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द अदर साइड। If we can't do that, then we will go to non-separable. Non-separable form has two main branches, homogeneous and non-homogeneous. An equation of the form m dx plus n dy is equal to 0 is called homogeneous, provided that m and n both are homogeneous function of same degree. And then by substituting y is equal to vx, we convert this non-separable form into separable. But if the equation is non-homogeneous, then every non-homogeneous equation has further two branches, exact and non-exact. How do we classify exact and non-exact? Through test for exactness. M sub y is equal to n sub x. Yes, sir. If both are equal, Then is exact. function is continuous. If both are not equal, function is discontinuous. To make it continuous, we multiply a so-called function called integrating factor. And there are 4 types of integrating factor. Yes. You can calculate integrating factor by 4 different types. वो हमने लिखी 1 by 1. Yes. अब ये है m को y के हिसाब से क्यों करते हैं और n को x के हिसाब से क्यों करते हैं? m नाम किसका होता है? m नाम है बेसिकली पार्शियल x by पार्शियल x का। जब y करते हैं तो इसको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। m नाम है पार्शियल x by पार्शियल y का मिक्स बनाने के लिए इसको x के हिसाब से करते हैं। और अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो ये कंटीन्यूअस बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि ये बराबर है x बराबर y बराबर x बराबर Total differential. ये बस मतलब कंटीन्यूअस। ये डिस्कशन की बात है। आज हमने किया है कि लीनियर क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर क्या होती है, क्या होती है लीनियर, dy by dx plus pxy ये लीनियर होती है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, dy by dx कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, then identify pfx, then calculate integrating factor. When we calculate integrating factor, then we multiply the same integrating factor with the equation obtained in step first. And you will see that the left side will be the product of derivative of this integrating factor and dependent variable. Go ahead and integrate both sides. You will get the final solution. अच्छा, अगर वो non-linear की 3 types, there are 3 types of non-linear. निकालिए। Yes, sir. अब निकालिए 3 types of non-linear. 3 types of non-linear. पहले दोबारा याद रखना चाहिए। कौन सी इक्वेशन होती है? Bernoulli इक्वेशन। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? dy by dx. dy by dx plus px y is equal to qx y की पावर n, n ने उसे non-linear बना दिया। If n is equal to 0, खत्म, linear बन जाएगी। n1 खत्म हो जाएगी। और ये लोग आते हैं इनका भी पता। दूसरी इक्वेशन थी वो थी क्लैरिटी और तीसरी थी लुकाटी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म सीख हैं। अब हम आते हैं तो सबसे पहले आते हैं इस पे आए थे हम क्लैरिटी स्टेप। आप इक्वेशन याद है कैसे लिखी है इसको? क्या थी इक्वेशन उसकी? y x y t plus is equal to क्या था? x y prime plus a function in term of y prime। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सिंपली सब्स्टिट्यूट y प्लेस y प्राइम बाय c। y प्राइम जहां c लिखोगे उसका जवाब आ जाता है ना सर। उसके बाद अगली बात नहीं काटना, dy by dx is equal to सुनिए p of x p q r सारे x p q r y पावर 0 y पावर 1 y पावर 2। इसका सॉल्यूशन होगा y1 plus y1 क्या होगा? y1 के लिए क्या करना पड़ेगा? dy by dx is equal to p, उसका p होगा वो रखेंगे y1 आ जाएगा।
u कैसे आएगा? इक्वेशन लिखी हुई है, वहां पे आपने किसकी वैल्यू डालनी है? r की, q की, y1 की। तो वो अब देखो क्या बन गई थी? वो बन गई थी बर्नौली इक्वेशन। अब उस बर्नौली इक्वेशन कैसे हल करेंगे? ये मैंने छोड़ दिया था। अब नजर आ रही बर्नौली इक्वेशन, और बर्नौली इक्वेशन किसमें? इन टर्म ऑफ u है, इन टर्म ऑफ किसकी है? u है। और कैसे हल करते हैं बर्नौली इक्वेशन को? जो x के कोएफिशिएंट है कैसे हल करते हैं, उसके लिए फिर मैंने आगे आपको बताया कैसे हल करते हैं। अब उसको भी देखिए और अभी बर्नौली आगे उसको भी देखिए क्या किया था। तो बर्नौली इक्वेशन हल करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? उसको लीनियर बनाना पड़ता है। लीनियर कैसे बनते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं द कोएफिशिएंट ऑफ px z। अब बर्नौली इक्वेशन पहले निकाल लीजिए जो अभी मैंने आपके सामने रखी। बर्नौली इक्वेशन कैसे हल करते हैं? यस सर। बर्नौली इक्वेशन है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि y की पावर r वो जो 3 है, यस क्लैरेट है, रिकार्टी है, बर्नौली, उनमें से कौन सी फॉर्म थी? बर्नौली। तो z माना वो सारी की सारी चली गई, तो वो बर्नौली क्या बन गई? वो z में लीनियर z बन। अब लीनियर बन जाए तो लीनियर कैसे हल करते हैं? इसलिए मैंने लीनियर ही हल करके आपको सिखाया। तो ये थी आपकी लीनियर, इसकी फर्स्ट ऑर्डर जो है ये हमारा खत्म हो। अब हम आते हैं इसकी तरफ हायर ऑर्डर, आगे आगे बनाएं हायर ऑर्डर। ये भाई सब आपका क्विज में आएगा, ठीक है? ये आप सुनिए, आप लोग समझते नहीं हैं कि ये असल में आप लोगों को फेवर देने का, ये जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ और ये क्विज दे रहा हूँ, आपने जो पहले भी पढ़ा हुआ है आप रिवाइज कर रहे हैं, तो ये तकरीबन क्विज के अंदर 10-15 नंबर 20 नंबर जो क्विज के होंगे ये आपके जो होंगे, तो एक किस्म के आपको एक बोनस मिलेगा, चीज़ आपकी पड़ी हुई है, तो आप उसको लाइट ना लीजिए। ये दो जगह आपको काम आएगी कि कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप बोलेंगे, दूसरा जब ये क्विज में आएगा तो आप यार जो चीज़ पड़ी हुई है वो आपके लिए रिस्पॉन्स। अब अगर मैं आपको कहूँ मैट्रिक के मैथ के इम्तहान दें तो वो चुके अब आपने तब मुश्किल ये देखा हुआ है FSC के बाद BSc में। अब मैट्रिक के मैथ का अगर किसी चैप्टर की तैयारी करो तो उसमें हो सकता है आप 100 में 100 नंबर ले, ये नंबर लेना आसान है जो चीज़ पढ़ चुके पहले उसको रिवाइज करना आसान होता है, खासतौर पर जो रिपीटर है उनके लिए एक इसको बोनस हो जाता है यार अगर उसमें हमारा हमने यार पढ़ा हुआ है पास किया हुआ है तो ज़रा फ्रेश हो जाएगा, तो आपको फ्रेश कर दो उसको। ये अभी तक हमने जितनी भी क्लासें दी हैं कोई नई चीज़ बिल्कुल भी मैंने नहीं कराई, बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं कराई, सारी वो चीज़ें जो हमने ऑलरेडी एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ी या कैलकुलस में पढ़ी, उसमें तो आपको फिर रिस्पॉन्स देना चाहिए ना, जब टेस्ट आए तो आपको बताना चाहिए ना ये चीज़। नहीं भी समझ आ रहा तो पूछ ले मुझसे, मैंने बताया आपको कोटी की 2 ब्रांचेस हैं, सेपरेबल और नॉन सेपरेबल। नहीं समझ आया तो पूछिए, सेपरेबल का कैसे करना है करके बता दें, नॉन सेपरेबल की ब्रांचेस बता दें। अब वाली को याद हो जाए, घर जाइए वो नोट्स खोलिए उसको देखिए ताकि आप रिजर्व में बैठें बार बार। ये मैं तो बार बार इतनी दफ़ा चीज़ें रिपीट करता हूँ शोरी तौर पर कि ताकि इनके जहन वैसे ही बन जाए, एक एक चीज़ को आज करूँगा फिर करूँगा फिर करूँगा फिर करूँगा, क्योंकि बार बार चीज़ें सुनने से याद रह जाता है। तो अब आगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल, इसमें मैं सिर्फ 2 मेथड आपको समझाऊंगा। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation containing the second and higher order derivatives, an equation containing the second and higher order differential equation is called an equation containing the an equation containing the second and higher order derivative. Higher order derivatives is called higher order differential equation. Is called higher order differential equation.
order differential equation is generally defined by nth order dn y by dx to the power n a n minus 1 bn minus 1 y by dx to the power n minus 1 a2 d square y by dx square a1 dy by dx a0 y is equal to g of x. An equation of the form ये nth order. अगर n टू होगा तो सेकंड ऑर्डर, 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर, 4 होगा तो फोर्थ ऑर्डर. ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. d n y by d a n minus 1. ये क्या होगा? a n minus 1 करते करते a2 a1 a0. इसमें क्या है? in which number 1 x is independent variable, y is dependent variable, a n minus 1 करते करते a2 a1 a0 are either constant or function of independent variable, are either constants or function of independent variables. G of x is forcing function. Yeah, input function. Yeah, excitation function. Either constants or function of independent variable. Constant, C-O-N-S-T-A-N-T-S, constants are either constant. X is independent variable, y is dependent variable. These coefficients are either constant or function of independent variables. G of x is forcing function, input function, excitation function. इसके 3 नाम हैं. G of x जो है वो क्या है? G of x क्या है? Forcing function, input function या excitement, E-X-C-I-T, excitation, excitement, input function. तो ये है, अगर n2 होगा तो ये सेकंड ऑर्डर बन जाएगा, n3 होगा तो थर्ड ऑर्डर. If n is equal to 2, one is called second order, ODE. If n is equal to 3, one is called third order, ODE. सेकंड ऑर्डर अगर ये 2 जैसे ये d square y by dx square plus dy by dx, Yes. plus y is equal to x is like equal. For example, if n is equal to 3, one is called third order, जैसे ये हो जाएगा d3y by dx equal. ये क्या है? थर्ड ऑर्डर. n का थर्ड से कहते हैं कि वो n 10th ऑर्डर n 10 करेंगे 10th ऑर्डर बन जाएगा. अब इसमें जो g(x) है, यहाँ पे एक बात, हेडिंग बनाइए.
higher order homogeneous and non-homogeneous differential equation. Higher order homogeneous and non-homogeneous differential equation. Higher एक था फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस का क्राइटेरिया, फर्स्ट ऑर्डर क्या क्राइटेरिया था, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस का क्या क्राइटेरिया था फर्स्ट ऑर्डर में, mdx and dy is equal to 0 is called homogeneous when m and n homogeneous function of same degree. हायर ऑर्डर में ये जो फोर्सिंग फंक्शन है जो कि फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, अगर ये नहीं है तो होमोजीनियस है, अगर ये है तो नॉन होमोजीनियस। यहां अपना क्राइटेरिया, वहां एम एन नहीं दिया, हायर ऑर्डर का होमोजीनियस का अपना क्राइटेरिया। समझ आ रही है बात? यस सर। तो लिखिए in the absence of forcing function, in the absence of forcing function, in the absence of forcing function, bracket में लिख लें when g of x is 0, then there is no g of x, absence, right? जैसे आ रहा है CS of absence, absent, in the absence of किसी forcing function, equation is called homogeneous. Equation is called, और जब बात है हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसलिए ये OD की बात होगी, यानी अलजेब्रा की बात होगी। तो इन दी क्या लिखा है? Absence of forcing function, equation is called homogeneous. In the presence of forcing function, in the presence मतलब क्या हुआ? जब ये जीरो नहीं, जब forcing function जीरो नहीं, in the presence of forcing function, differential equation, higher order differential equation is called non-homogeneous. समझा की बात? यस सर। तो फर्स्ट ऑर्डर का अपना क्राइटेरिया, हायर ऑर्डर का अपना क्राइटेरिया, और ये भी लिख लीजिए कि फोर्सिंग फंक्शन जो है, फोर्सिंग फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Forcing function is always a function of independent variable. ये जो forcing function होता है, ये function of independent variable होता है। Forcing function is always a function of independent variable. अच्छा, अगले हेडिंग बनाएं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन, solution of homogeneous differential equation is called complementary function. Solution of homogeneous differential equation is called complementary function, which is generally denoted by y sub c. Which is generally denoted by y sub c. y sub c का मतलब क्या होगा? C complement solution of homogeneous differential equation. Solution of, और एक हायर ऑर्डर की बात हो, तो हम हायर ऑर्डर पर डिस्कस करना शुरू करते हैं।
ठीक हो गया? यस सर। और जो आगे हेडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, नेक्स्ट हेडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल solution corresponding to forcing function, solution corresponding to forcing function is called particular integral. A particular integral which is generally denoted by y sub p, which is generally denoted by y, एक होता है y sub c, एक होता है y sub p. y sub c किसका सॉल्यूशन होता है? When there is no forcing function. और y sub p क्या होता है? सॉल्यूशन क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल. ये किसका सॉल्यूशन होता है? जब फोर्सिंग फंक्शन मौजूद हो. नॉन. और इसके लिए हम दो मेथड आपके सामने रखेंगे. हायर ऑर्डर में बेशुमार मेथड है, लेकिन दो मेथड पे फोकस करूंगा जो आपको रिवाइज करूंगा. उसमें एक होगा यूसी मेथड और एक होगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. ठीक है, तो लिख लीजिए. To find the solution of non-homogeneous higher order differential equation, to find the solution of non-homogeneous higher order differential equation, we preferably use any one of the following methods. Any one of the following methods. Number one, UC method. Number two, the method of variation of parameters. यस सर. The method of variation of parameter. ये दो मेथड है, आपने पहले की हुई है. Yes, sir. हम इसको गो थ्रू करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इन दो मेथड में एक क्वेश्चन नेक्स्ट करा दूंगा, एक क्वेश्चन नेक्स्ट करा दूंगा, डिस्कस करूंगा ये कब लगता है, ये कब लगता है, ये जब फेल होता है तब ये लगता है. ये कब लगता है इसकी शर्त नहीं. उन शर्तों को डिस्कस करेंगे और कैसे हल करेंगे. बस ये दो मेथड और ये आपका पूरी अलजेब्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन को पीछे रखा होगा. आप निकाल, मैं बात करते हैं स्टैंडर्ड लगा के